10.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, लास्ट टाइम पे हमने कर लिया था। मैं तुम्हें बस फॉर्मूला बता देता हूं। कोई भी वेक्टर अगर हो, मान लो ए कोई वेक्टर हो, ठीक है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये वेक्टर है। तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो आई जे और के कोएफिशिएंट्स उसका स्क्वायर करके रूट के अंदर डाल दो, तो इससे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 1 + 1 + 1 √3, है ना। इसी तरीके से बी और सी का भी निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है। क्लास में वैसे हमने किया था, तुम्हें चाहिए तो ये चीज लिख लो। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, जब यही एक्स वाई जेड को हम शफल करें। आई जे और के साथ ही लगे हुए हैं। अब एक्स वाई जेड को अगर हम शफल करें तो फिर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि नंबर तो x² + y² + z² ही होगा। तो पहला वेक्टर मान लो न्यूमेरिकल टर्म्स में 2i एट रैंडम कुछ भी -3j + 7k। अब दूसरा वेक्टर अगर b बना लें जिसके मैग्नीट्यूड क्या हो, इसी के जैसे हो, मतलब 2 -3 और 7 को शफल करना है। तो ये कर लो -3i + 7j + 2k। तो मैग्नीट्यूड सारे सेम है, 2 -3 और 7, तो -3 7 और 2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। तो उसका एक रूल है, देखो पैरेलल होने चाहिए मतलब कोलिनियर वेक्टर होने चाहिए। सेम डायरेक्शन का मतलब वेक्टर पैरेलल, ठीक है। अब वेक्टर पैरेलल होगा तो कहने का मतलब वो कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर का एक कंडीशन होता है, क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर ए ± लैम्डा बी। चलो प्लस माइनस छोड़ देते हैं, केवल लैम्डा बी लिखते हैं। अब लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल। और लैम्डा अगर नेगेटिव है तो वेक्टर होते हैं एंटी पैरेलल। ये एंटी पैरेलल वर्ड तुम्हें वेक्टर्स में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल है। तो वेक्टर्स के केस में क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है, अगर डायरेक्शन ना बनाए तो ये लाइन अब पैरेलल बोलो एंटी पैरेलल बोलो कुछ मैटर नहीं करेगा। तो ज्योमेट्री में ये दोनों पैरेलल सिर्फ वर्ड यूज करते हैं। वेक्टर में क्योंकि डायरेक्शन भी है तो ये पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है। तो a = लैम्डा इंटू वेक्टर बी। लैम्डा कोई स्केलर नंबर है। अब लैम्डा अगर पॉजिटिव हो जाए तो वेक्टर बी और वेक्टर ए क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लैम्डा अगर नेगेटिव हो जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स आर कोलिनियर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर है। ठीक, सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या करना है, लैम्डा को पॉजिटिव लेके उसको स्केल करना है। जैसे स्केलिंग फैक्टर होता है ना किसी वेक्टर में, जैसे मान लो दो वेक्टर हमको ऐसे लिखने हैं ए और बी, जिसमें क्या हो, ए मान लो कोई वेक्टर ले लिया, उसमें सारे नंबर्स को, सारे कंपोनेंट को 2 से 3 से 5 से 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो वेक्टर पैरेलल हो जाएगा और सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैं आंसर लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। मान लिया कोई वेक्टर ए है, i + j + k, और दूसरा वेक्टर बी ले लिया हमने 2 से मल्टीप्लाई करके, 2i कैप 2j कैप 2k कैप। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। अब इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया है इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रूव करेंगे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? हम्म, देखो
सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, इनका डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम हो गया तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे। क्यों? डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या होता है, एक्स वाई और जेड के साथ कौन से एंगल पे इंक्लाइंड है और उस एंगल का कॉस, यही तो होता है डायरेक्शन कोसाइन। जैसे मान लो सिर्फ दो एक्सिस की बात करें, एक्स और वाई, सिर्फ दो एक्सिस की बात करें, ये कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ मान लो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और वाई के साथ मान लो 60 पे इंक्लाइंड है, तो सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है, अभी जेड की बात नहीं हो रही है। तो एल क्या होगा, cos 30, और m क्या होगा, cos 60। तो ये एक वेक्टर का हो गया। कहने का मतलब l और m के साथ इसका एक फिक्स्ड पोजीशन हो गया कि हाँ इसी बीच वाली लाइन पे ये जाएगा, क्योंकि cos 30 और ये cos 60, इन दोनों की वैल्यू तो फिक्स है ना, ये 1/2। अब दूसरे वेक्टर का भी l और m अगर सेम हो जाए, l और m डायरेक्शन कोसाइन के पार्ट्स होते हैं, तो अगर दूसरे वेक्टर का भी डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि वो भी उसी लाइन के साथ है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ दोनों सर। वेक्टर सेम डायरेक्शन में प्रूव हो जाएंगे। तो ये हमने ले तो लिया है, बट इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन, बस 2 लाइन लिखने से तो हमको आंसर नहीं मिलेगा। तो हम यहां तक लिख लिया हो, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड में यस ये सर। पार्ट भी लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक्चुअली करते हैं। वेक्टर्स का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, अगर वो सेम हो गया तो वो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मान लिया हमने पहला वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, छोटा लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इससे इजी हो जाएगा, और दूसरा वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 ले लिए, तो 2 आई कैप, 2 जे कैप और 2 के कैप। अब इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, अगर वो दोनों सेम होते हैं तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में प्रूव हो जाएंगे। चलो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका लास्ट टाइम हमने देखा था, एक बार फिर से करेंगे। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्शन कोसाइन पे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालते हैं, देखो। सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो ये हो गया रूट यस 3। सर। गुड। रूट 3 करेक्ट। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखो डायरेक्शन कोसाइन होता है x अपॉन r का मैग्नीट्यूड, इसको r भी माना जाता है, इसको r भी बोलते हैं, वेक्टर r बोलते हैं। x अपॉन r, y अपॉन मैग्नीट्यूड r और z अपॉन मैग्नीट्यूड r, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इनके बस स्केलर जो कंपोनेंट है वो, जैसे ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट कितना है तो 1 1 1, बी का कितना है 2 2 2, डायरेक्शन कोसाइन है 1 1 1। डायरेक्शन रेशियो को देख के भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक है? डायरेक्शन रेशियो को भी देख के हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। जैसे 1 1 1, इनको स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या आएगा, 3 रूट के अंदर x अपॉन रूट 3, y अपॉन रूट 3, z अपॉन रूट 3। एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे, i का कोएफिशिएंट x है, j का कोएफिशिएंट y है और k का कोएफिशिएंट z है। ओके, तो चलो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। i का कोएफिशिएंट 1 अपॉन रूट 3, फिर j का कोएफिशिएंट 1 अपॉन रूट 3, k का कोएफिशिएंट 1 अपॉन रूट 3, तो ये a का हो गया। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन b का निकालते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं b का, तो पहले b का मैग्नीट्यूड निकालें। b का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे लिखें, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर रूट के बाहर और 3 रूट के अंदर, है ना? तो b का मैग्नीट्यूड हो गया ये, मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ b अगर निकाला जाए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर b, तो वो कैसे लिखेंगे, b वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है 2 और अपॉन 2 रूट 3, y कंपोनेंट क्या है वो भी 2 है अपॉन 2 रूट 3, और z कंपोनेंट भी 2 है अपॉन 2 रूट 3। तो ये सिंप्लीफाई होके 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3
और 1/√3। देखो वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब हाँ एक बात और, डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम हो तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो पैरेलल हो, वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम हो, याद रखो इस बात को, डायरेक्शन कोसाइन अगर दो वेक्टर्स का सेम हो तो आंख बंद करके वो पैरेलल होंगे नहीं बोल सकते, वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मान लो वेक्टर ए हमने ऐसे लिया होता, i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी देखो हमने ऐसे लिया होता, -2i -2j और -2k। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है, ये एंटी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि वेक्टर बी देखो कितना है, -2 इंटू ए है, तो लैम्डा यहाँ पे नेगेटिव हो गया ना, तो ये वेक्टर ए और बी कैसे ये होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। लेकिन इनके मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे बी का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा? -2 का सर हाँ, स्क्वायरिंग में करेंगे तो बहुत बढ़िया। -2 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन में एक्स कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट -2 अपॉन समथिंग होगा, इसका भी -2 आएगा, इसका भी -2 आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम है तो वो पैरेलल भी होंगे, एंटी पैरेलल भी होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका बस कंक्लूजन लिख देते हैं। एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एंड बी आर सेम, so vector A and vector B are in same direction। सेम डायरेक्शन बोलना बहुत सही है, पैरेलल एंटी पैरेलल तो बात की बात है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, कॉपी कर लो उसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फोर्थ में इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं? देखो दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जब उनके कंपोनेंट सेम हो, जब उनके तो कंपोनेंट्स, इसमें x और y 3 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, हाँ इक्वेट करना है बस दोनों वेक्टर्स को। 7 तक करते हैं। तो दो वेक्टर सेम तभी होंगे, इक्वल तभी होंगे जब उनके सारे कंपोनेंट्स क्या हो? कंपेरेबल हो, कंपेयर करने के लायक हो। तो फोर्थ इधर लिख लेते हैं छोटा सा, कंपेयर जब करेंगे तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्कर भी नहीं बोल सकते, इतना छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट्स p एंड q। p है मान लो 2,1, q है मान लो -5,7। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट, ये वाला है, मतलब p हमारा इनिशियल पॉइंट है और q क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। अगर ये मेंशन नहीं होता तो हम वेक्टर पी क्यू लिखें तो भी सही था और क्यू पी लिखें तो भी सही था, बट अब इसने क्या बोल दिया है? पी हमारा इनिशियल पॉइंट है और क्यू टर्मिनल पॉइंट है, तो वेक्टर क्या होगा? पी क्यू ही होगा, क्यू पी वेक्टर नहीं होगा। तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए, याद है तुम्हें पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट? यस सर। तो पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओ क्यू वेक्टर में से ओपी वेक्टर माइनस, मतलब पी क्यू लाइन जो बनेगी वो कैसे निकालेंगे? वेक्टर कैसे निकालेंगे? ओ क्यू माइनस ओपी। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर पहले देखो, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखता हूं, क्यू का एक्स कंपोनेंट माइनस पी का एक्स कंपोनेंट, और उसके साथ क्या होगा? आई कैप। अभी ओ क्यू लिख रहे हैं सिर्फ, फिर प्लस क्यू का वाई कंपोनेंट माइनस पी का वाई कंपोनेंट, उसके साथ जे कैप। ये क्या हो गया? ओ क्यू वेक्टर हो गया, माइनस, अच्छा ये डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ओ क्यू माइनस ओपी। देखो ये जो लिखे हैं वो ओ क्यू है, ओ क्यू का एक्स कंपोनेंट, और ये ओपी का एक्स कंपोनेंट, तो सीधे फॉर्मूला ही बन गया। अब क्यू का एक्स कंपोनेंट तो -5 और पी का एक्स कंपोनेंट -2, इसके साथ क्या हो गया? आई कैप, प्लस क्यू का वाई कंपोनेंट 7 -1, इसके साथ क्या हो गया? जे कैप। ये समझ आ रहा है? यस सर। तो ये हो गया -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, वेक्टर पी क्यू हो गया। अब इसमें क्या करना है? स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, तो स्केलर कंपोनेंट कितना होगा? स्केलर कंपोनेंट हो गया -7 एंड 6, एंड वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे?
वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट होगा -7i एंड 6j। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 इधर ही देख लो, 6 और 7 दोनों एक साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर ए है i कैप -2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी भी गिवन है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। और वेक्टर सी भी है i कैप -6j कैप -7k कैप। क्या करना है, फाइंड द सम। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका सम फाइंड करना है। तो आई वाले सारे कंपोनेंट एक साथ, जे वाले सारे एक साथ और के वाले सारे एक साथ। चलो आई वालों को ऐड करें अगर, तो आई प्लस आई 2i और ये 2i, तो 0i। जे कैप का देखो तो 4 और ये 8, माइनस का 4 होगा ना, माइनस का 4j। के वाला कितना होगा, 6 + 1 7 और ये 7, तो केवल के कैप में आंसर आएगा। 7 - 5, हाँ केवल 7। ओ सॉरी, 5 + 1 6, यहाँ पे कहीं 6 लिख दिया मैंने। बी का ये 5 है, तो 5 + 1 6, मतलब ये हो गया माइनस का के कैप। तो ए प्लस जी बी प्लस सी कितना हो गया, -4j कैप -k कैप। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। द यूनिट वेक्टर ए कैप, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो उस वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ए कैप भी बोलते हैं। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 करना है, मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। मतलब ए को लेकर एक ऐसा वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और वो वेक्टर इसके डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है द यूनिट वेक्टर ए कैप in the direction of any given vector A is equal to vector A upon सर magnitude। इसका मैग्नीट्यूड करेक्ट। तो निकालते हैं ए कैप। ए कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट 1 है और के का कोएफिशिएंट 2 है। तो 4 + 1 + 1 6, तो ये हो गया 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। तो ये हो गया ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो इसके डायरेक्शन में। 7 तक कॉपी कर लो। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 ये सब करते हैं। 8 9 10 ये छोटे छोटे हैं, तो 3 करते हैं एक साथ। देखो 8 सबसे पहले, ये क्वेश्चन सारे बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर गिवन। पी एंड क्यू का पोजीशन दिया है, पी का पोजीशन दिया है 1, 2, 3 और क्यू का पोजीशन दिया है 4, 5, 6। तो पहले हम वेक्टर पी क्यू निकाल लें। वेक्टर पी क्यू कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना एक क्वेश्चन में, ओ क्यू माइनस ओ पी करके। तो क्यू और पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पी का एक्स कोऑर्डिनेट, 4 - 1 तो 3 आई कैप, 5 - 2 3 जे कैप, 6 - 3 तो 3 के कैप। ये समझ में आ रहा है। यस सर। अगर यही हमको क्यूपी बोला होता
तो P पहले Q बाद में, मतलब 1 - 4, फिर 2 - 5, फिर 3 - 6 और उनके साथ I कैप, J कैप और K कैप। तो ये PQ वेक्टर निकल गया। अब क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ, तो निकाले, बहुत सिंपल है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ कैसे निकालेंगे? वेक्टर PQ, सर वेक्टर को डिवाइड कर दो ना उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये बन जाएगा 3 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। कितना होगा मैग्नीट्यूड? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 बाहर और 3√3 इंटू I कैप प्लस 3 अपॉन 3√3 J कैप प्लस 3 अपॉन 3√3 K कैप। 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन √3 I कैप, 1 अपॉन √3 J कैप, 1 अपॉन √3 K कैप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 8th का। क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर A एंड B गिवन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B। सिंपल है, हो जाएगा, बोलो। सर कर लूंगी खुद से। हाँ, A और B दिया है, उसका सम कर लेना, बस थोड़ा फिर उसी का मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करना। बिल्कुल। पहले क्या करना, A प्लस B कर लेना एंड देन फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। कैसे निकालते हैं? A प्लस B तो निकाल ही लिया है, उसके मैग्नीट्यूड से बस डिवाइड कर देना। 10th क्वेश्चन। 10th थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है, एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है, 10th देखो, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, वेक्टर गिवन है A, मान लिया उसको, 5I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। तो A के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो। फाइंड, यूनिट वेक्टर नहीं बोला है वैसे, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो देखो, इसके डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर से बढ़िया कोई एग्जांपल नहीं है। इसके डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज ए वेक्टर। ए का मतलब ए कैप, ए कैप जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। इसने मना नहीं किया यूनिट वेक्टर मत लो, ऐसा कहां बोला है, उसने वेक्टर बोला है। हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे इसके डायरेक्शन में, क्योंकि फॉर्मूला होता है उसका हमारे पास। अब इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 8, सो द वेक्टर which has magnitude 8 units and direction in vector A will be, देखो एक वेक्टर B निकालेंगे। अब हम मान रहे हैं कि B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है और डायरेक्शन क्या है, वेक्टर A के साथ, A के अलोंग। तो A के अलोंग करने के लिए A कैप हो गया, क्योंकि A कैप जो होता है इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकाल लें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, बट डायरेक्शन तो उसके अलोंग हो जाएगा ना। तो हम मैग्नीट्यूड को अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने मना नहीं किया हमको यूनिट वेक्टर लेने से। उसने ये नहीं बोला कि यूनिट वेक्टर निकाल के नहीं करना है। ठीक है, तो हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो सेम हो जाएगा। अब उस वेक्टर को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमको 8 चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ये हो गया 8 इंटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 इंटू वेक्टर ए कितना हो गया, 5I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। कितना होगा मैग्नीट्यूड, तो 5 स्क्वायर हो गया 25, 1 और ये 4, 25 प्लस 1 26 और 4 30, √30। 8 से मल्टीप्लाई भी कर लो ऊपर, तो 40 अपॉन √30 I कैप
-8/√30 j कैप प्लस 16/√30 k कैप। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेंगे। 30 में से कुछ बाहर आ रहा है रूट के। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 5, किसी पे भी स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो 30 रूट के बाहर कुछ भी नहीं आ पाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, 10th का ही आंसर हो गया। कॉपी कर लो। तो 10th के बाद करते हैं 11, 12, 13। शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है ना। और 12th में डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, 13th में भी डायरेक्शन को साइंस, 14, तो 14 तक एक साथ करते हैं, 11, 12, 13, 14, ठीक है। फिर 15th में सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ये तो मतलब आधे घंटे में पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पे पढ़े थे लेक्चर 3 में, वो सब अच्छे से याद रहेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सेप्ट समझो कोलिनियर वेक्टर का क्या होता है। वही चीज जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ए और बी यहाँ पे कोलिनियर होंगे। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी, देन ए एंड बी कैसे होंगे? आर कोलिनियर। हाँ, अगर आगे की बात लैम्डा पॉजिटिव हो गया तो ए एंड बी पैरेलल होंगे, और अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया तो एंटी पैरेलल। बट दोनों ही केसेस में वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर, कोलिनियर। करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में वेक्टर ए मान लिया हमने 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी यहां पे दिया है माइनस का 4i प्लस 6j माइनस 8k। देखो तो कोई फैक्टर है इन दोनों में? कोई फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है? फिर 2 आ रहा माइनस है। माइनस 2 कॉमन करना पड़ेगा इस वाले में, तो माइनस 2 कॉमन करके 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। तो इसको -2 इंटू वेक्टर ए लिख सकते हैं। तो ये बन गया कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। देयरफॉर ए एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, 11th क्लियर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 छोटा सा है, डायरेक्शन को साइन निकालना है। वेक्टर ए मान लिया हमने आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस वेक्टर का हमको डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो पहले। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 4 13 और 1 14 रूट 14। डायरेक्शन को साइंस कैसे लिखेंगे? x मतलब 1/√14, फिर y मतलब 2/√14 और फिर 3/√14। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले। तो a दे दिया है 1 2 -3, b दे दिया है -1 -2 और 1। तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालते हैं, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ए बी वेक्टर हुआ। तो कैसे लिखोगे? ओ बी माइनस ओ ए, मतलब b का पहले और a का बाद में, -1 और ये -1 -2i कैप, फिर -2 मैं ऐसे लिख देता हूँ वरना ना एग्जाम टाइम पे कहीं याद ना आए कि कहां से आ रहे हैं। -1 इंटू आई कैप प्लस b का y कोऑर्डिनेट -2 और ये भी -2 a का इंटू j कैप प्लस 1 माइनस ऑफ -3, इसके साथ हो गया k कैप। तो ए बी वेक्टर मिल गया -2 आई कैप -4 j कैप
और +4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर √-2 का स्क्वायर 4। प्लस -4 का। करेक्ट, तो यस 6 सर। आ जाएगा ना, √36 है, ये 6 हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखेंगे? एक्स कंपोनेंट क्या है? -2/6, फिर -4/6 और फिर 4/6। ठीक है, ए बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट -2 उसके साथ मॉडुलस, तो ये बन गया -1/3, -2/3 और 2/3। 13th हो गया। 14th में क्या करना है? शो दैट द वेक्टर ए मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, is equally inclined to axis OX, OY and OZ. 14th क्वेश्चन। वेक्टर ए मान लिया आई कैप, जे कैप और के कैप है। ये प्रूव करना है कि जो वेक्टर ए है वो एक्स वाई और जेड के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। कहने का मतलब एक्स वाई जेड के साथ सेम एंगल पे वो इंक्लाइंड है। अब देखो कैसे इसको समझना है, तो ये नोट करके मैं लिख देता हूं यहां पे। इफ डायरेक्शन कोसाइंस are equal, then the vector is said to be equally inclined with axis। ऐसा क्यों होता है? as L क्या होता है बताओ? cos अल्फा। M क्या होता है? cos बीटा। एंड N क्या होता है? cos गामा। ठीक, ऑल्सो अल्फा बीटा एंड गामा आर द inclination of the vector with x, y and z axis। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम हो जाए, चलो मान लो हमको वेक्टर्स के साथ वेक्टर का एक्स वाई जेड के साथ एंगल सेम प्रूव करना है। सेम इंक्लाइनेशन मतलब उनका एंगल एक्स के साथ सेम है, ये प्रूव करना है, या वाई के साथ या जेड के साथ। तो अगर उन एंगल का कोसाइन हम ले लें और वो इक्वल हो जाए, तो एंगल का कोसाइंस मतलब एल एम एन, ये जो हम लिख रहे हैं, जैसे 13 में ये 1/3 क्या है माइनस का, ये एल की वैल्यू है, ये क्या है, ये एम की वैल्यू है, और ये एन की वैल्यू है ना। तो एल एम एन अगर इक्वल हो जाए, एल एम एन अगर इक्वल हो जाए, जैसे मान लो एल हमारा कॉस अल्फा होता है, तो अल्फा क्या हो गया? कॉस इनवर्स एल। बीटा क्या हो गया? कॉस इनवर्स एम। और गामा क्या हो गया? कॉस इनवर्स एन। अब ये तीनों अगर सेम हो जाए, ये वाला ये वाला ये वाला, कॉस इनवर्स एल, कॉस इनवर्स एम, कॉस इनवर्स एन, अगर तीनों इक्वल हो जाए तो अल्फा बीटा गामा इक्वल हो जाएंगे। और अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स वाई जेड के साथ एंगल है उस वेक्टर का, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड हो जाएंगे। तो हमें अगर इक्वली इंक्लाइंड प्रूफ करना हो तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, ये तीनों कंपोनेंट इक्वल करने हैं बस। तो देखो 14th इधर लिखते हैं, निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो उसके लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो पहले। क्या होगा? 1² + 1² + 1², 1 + 1 + 1 मतलब √3। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे लिखेंगे? x कंपोनेंट अपॉन √3, y कंपोनेंट अपॉन √3 और z कंपोनेंट अपॉन √3, तीनों सेम है। हेंस वेक्टर a is equally inclined with the axis and the inclination is, कितना होगा इंक्लाइनेशन? cos इनवर्स 1/√3 ना। इंक्लाइनेशन पूछा नहीं है वैसे, बट इंक्लाइनेशन कितना होगा? cos इनवर्स 1/√3। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। चलो कॉपी कर लो।
क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट करके लिखा है ना मैंने, इक्वली इंक्लाइंड करने के लिए इनको यही करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, एक और बात, इंक्लाइनेशन भी यहाँ पे हमने निकाल लिया 1/√3 उसका कॉस इनवर्स। मान लो, जस्ट इमेजिन, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, कोई वेक्टर दिया होता, जैसे मान लो ये वेक्टर दिया है, ठीक, 12th क्वेश्चन, और इसी में इमेजिन करो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ वेक्टर ए, ये मान लो वेक्टर ए है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो क्या करेंगे हम? डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, सिंपल, ओके? तो वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर ए पहले लिख लेते हैं एक बार। जब चीजों को सही से समझेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जो मैंने लिखवाया है अभी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट हम जो चीज समझ रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी हमारे माइंड में होना चाहिए। हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, तो वो चीज माइंड में होनी चाहिए। देखो, कोई भी वेक्टर हो, एक्स के साथ जो एंगल बनाती है उसको अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमको निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, और एन क्या होता है? कॉस गामा, है ना? यही होता है। अब अल्फा चाहिए तो कॉस इनवर्स एल, ये अल्फा हो गया, सॉरी, हाँ सही बात है, अल्फा हो गया। बीटा क्या हो गया? कॉस इनवर्स एम, और गामा क्या हो गया? कॉस इनवर्स एन। तो एल एम एन निकालते हैं पहले। एल की वैल्यू क्या होती है? एक्स अपॉन, एक्स मतलब 1 अपॉन इसका मॉड्यूलस, तो कितना मॉड्यूलस होगा? 9 + 4 13 और 1 14। एल हो गया 1/14, एम हो गया 2/√14, और एन कितना हो गया? 3/√14। तो अब अल्फा एक नया फॉर्मूला माइंड में रख लो, कॉस इनवर्स एल। तो अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/√14। इसी तरीके से बीटा कितना होगा? कॉस इनवर्स 2/√14, और गामा कितना होगा? कॉस इनवर्स 3/√14। इस क्वेश्चन को लिख लो और ये उसका आंसर है। ये भी लिख लो, 2 मार्कर 1 मार्कर इस पे आ सकता है। तुमको एक वेक्टर दे देगा और बोलेगा फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेक्टर विद जेड एक्सिस। तो बस ये फॉर्मूला लगाना है। एक्स के साथ बोल देगा तो कॉस इनवर्स एल करना है, वाई के साथ बोल देगा तो कॉस इनवर्स वाई करना है, मतलब बीटा निकालना है उस केस पे। तो किस पे चलेंगे अब? 15 पे। देखो 15 सेक्शन फॉर्मूला पे है ये क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था। 15th क्वेश्चन, find the position vector of a point R which divides the line joining 2 points P and Q whose positions are given respectively in the ratio 2:1, first part internally, second part externally। तो देखो P का पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है? P है I कैप +2 J कैप -K कैप, और Q का पोजीशन वेक्टर है -I कैप +J कैप +K कैप। वेक्टर R हमको निकालना है, ठीक है? अब क्या है इंटरनल डिवीजन का, तो लास्ट टाइम जो पढ़े थे उसको रिकॉल कर लें पहले। मान लो ये नीचे वाला पॉइंट P है, ये ऊपर वाला Q है, बीच में कहीं कोई पॉइंट R है, ठीक? और क्या कर रहा है ये? PR अपॉन QR 2:1 है। PR अपॉन QR नहीं, RQ, क्योंकि वेक्टर है तो ये मैटर करेगा। PR अपॉन RQ
ये 2:1 है। अब देखो, अगर ये मान लो m/n होता तो हम क्या करते हैं, q का पोजीशन वेक्टर, p का पोजीशन वेक्टर और r का पोजीशन वेक्टर, इसी में रिलेशन हम निकालते हैं। ये o है, ये मान लिया a वेक्टर, ये मान लिया b वेक्टर और ये r वेक्टर है। तो अगर r इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है m इंटू b प्लस n इंटू a अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन का केस होता है। अब यहां पे OQ जो है उसको b मान रहे हैं, ये वाला मान लो b वेक्टर है, ये वाला मान लो a वेक्टर है और r ये वाला है, ये हमको फाइंड करना है। m और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 और 1 है, m और n की वैल्यू 2 और 1 है। तो इसमें वैल्यू पुट करें, m की जगह पे रखते हैं 2 और इंटू b, तो b हो गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लस n की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये हो गया 3। तो कितना होगा देखो, -2i और प्लस आई, तो ये हो गया माइनस का i, है ना, फिर प्लस का 2j और प्लस का 2j, तो 4j, फिर 2k और माइनस k, तो प्लस k अपॉन 3, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये समझ आया फर्स्ट पार्ट। यस। सेकेंड पार्ट में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो वो समझ लो पहले क्या होता है। एक्सटर्नल डिवीजन में ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है, तीनों का पोजीशन वेक्टर OP, OQ और OR। ये मान लिया A है, ये मान लिया B है और ये हमारा R है। इस बार 2:1 कैसे है, तो देखो ये पार्ट है 2 और ये पार्ट है 1, ये M है और ये हमारा N है, ठीक। तो R का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, M इंटू बी माइनस N इंटू A अपॉन M माइनस N, ये होता है। तो यहां पे एक्सटर्नल डिवीजन में R का कोऑर्डिनेट, R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, M की जगह पे 2, बस बीच में माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2 इंटू बी यहां से ले लो, ये B है, तो ये हो गया माइनस आई प्लस जे प्लस के -1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो कितना हो गया, माइनस का 2i और यहां से माइनस का i, तो -3i प्लस का 2j और यहां से माइनस का 2j, जे कैप वाला खत्म, प्लस का 2k और यहां से प्लस का 1k, -3i प्लस 3k कैप। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड भी था, सेकंड पार्ट को करने का एक और मेथड था जो सिर्फ इस क्वेश्चन में लग रहा है। क्यों, देखो ये पूरा पार्ट 2 है, ऊपर वाला 1 है, तो नीचे वाला भी 1 बच गया ना, यस और नो। यस सर। तो नीचे वाला 1 बच गया, मतलब Q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया P और R का। ऑल्सो PQ अपॉन QR, ये 1:1 हो गया, सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 1, मतलब 1:1 के रेशियो में होंगे ना, तो Q क्या होगा, P और R को सम करके 2 से डिवाइड। तो मान लिया हमने R इस तरीके से है, x i कैप प्लस y j कैप और प्लस k मतलब z k कैप। अब जो Q होगा वो P प्लस R बाई 2, ये पोजीशन वेक्टर की लैंग्वेज है, वेक्टर Q वेक्टर P प्लस वेक्टर R अपॉन 2 होगा। तो Q का जो x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x, Q का x कोऑर्डिनेट एक्चुअली में दिया हुआ है क्वेश्चन में,
कितना है -1, तो -1 कितना होगा p का x कोऑर्डिनेट, p का x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ 1, और q का सॉरी r का x कोऑर्डिनेट हमने x लिया है अपॉन 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज सर आ रहा है। इसी तरीके से q का y कोऑर्डिनेट बताओ, q का y कोऑर्डिनेट क्या है? या q का y कंपोनेंट क्या है? सर 1। 1, वेरी गुड। और p का y कंपोनेंट है 2, और r का y कंपोनेंट हमने y लिया है अपॉन 2, और z को करें तो q का z कंपोनेंट 1, p का z कंपोनेंट -1, और इसका z अपॉन 2। चलो यहां से x निकालो, कितना होगा -2 और इधर से -1, तो x हो गया -3। y कितना होगा 2 - 2 0, z कितना होगा 2, और इधर से चला गया +1 आके ऐड हो गया -3। तो हमारा जो वेक्टर r था, ये वेक्टर r है, वो कैसे होगा x i कैप, तो -3 i कैप, y तो 0 हो गया तो j कैप नहीं रहेगा, फिर z k कैप तो 3 k कैप। तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी कर लो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 16th और 17th, 18 19 एमसीक्यू है, कर लोगी। 16th करते हैं। 16 तो अभी जस्ट हमने कर भी लिया है, चलो फिर भी 16th और 17 देखो, बहुत ही सिंपल है। 17th क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा है, 3 मार्कर बोल सकते हैं 17th को। पहले देखो 16th, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q। तो ये मान लो पॉइंट P, ये मान लो पॉइंट Q। P का जो पोजीशन है वो 2 3 4 है, और Q का पोजीशन दिया है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है। पोजीशन मतलब पॉइंट फॉर्म में, तो हम निकालेंगे पहले पोजीशन वेक्टर, और R इनके बीच में कोई पॉइंट है, उसका हमको पोजीशन नहीं चाहिए, उसका हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए। ठीक, तो ये हो गया R, ये A और ये B। इस बार 1:1 का रेशियो है, तो R कैसे लिखते हैं मिड पॉइंट के केस में, A + B अपॉन 2 ना। तो पहले हम निकालते हैं, ये मान लो O है, पहले हम निकालते हैं OP वेक्टर। OP वेक्टर कितना होगा 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। OQ वेक्टर निकालें तो ये होगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। तो वेक्टर R निकाल लो दोनों का x कंपोनेंट ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 4 + 2 अपॉन 2 कितना हो गया 3i कैप, फिर दोनों का y जोड़ के तो 3 + 1 4 अपॉन 2 2j कैप, और 4 - 4 0, तो ये बच गया खत्म। तो R हो गया ना 3i कैप प्लस 2j कैप। बोलो क्लियर? यस सर। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड था, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? 2 + 4, रुको रुको, 2 3 4 ये ठीक है, 4 1 - 2। अरे तो ये 4, यहाँ 4 कैसे लिख दिया मैंने, ये तो 2 है ना, तो Q का ये माइनस का 2 होगा, प्लस 4 - 2 1, तो ये K कैप। अब ठीक है, ओके, ये आंसर है। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड था, हम क्या करते, देखो ब्लैक से जो लिख रहे हैं ना वो मेथड 2 है। R का पहले पॉइंट निकाल लो R क्या है, P एंड Q का मिड पॉइंट है, तो 4 + 2 अपॉन 2, R का कोऑर्डिनेट क्या होगा P + Q अपॉन 2 करके, तो 4 + 2 6 अपॉन 2 3, 3 + 1 4 अपॉन 2 2, 4 - 2 तो 2, ये हो गया 1। अब OR का पोजीशन वेक्टर लिख लो, कितना होगा 3i कैप, 2j कैप और k कैप। तो चाहो तो पोजीशन वेक्टर निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर R का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और फिर OR का पोजीशन वेक्टर लिख लो, दोनों में से कोई भी कर सकते थे। 17 देखो, लास्ट क्वेश्चन ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ये मान लो वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर C। इसको लिख लेते हैं पहले। वेक्टर A है हमारा 3i कैप -4j कैप -4k कैप,
वेक्टर बी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर सी है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप. Show that A, B, C with position vectors are this respectively form the vertices of a right angle triangle. तो चलो एक काम करते हैं, वेक्टर ए बी निकालते हैं. ये निकलेगा b माइनस वेक्टर ए करके. वेक्टर बी सी निकालेंगे तो ये निकलेगा c माइनस बी करके, और वेक्टर ए सी निकालते हैं, ये होगा c माइनस ए. जरा इन तीनों को निकालो, कितने कितने आते हैं बताओ जरा. अच्छा, सी ए नहीं, वेक्टर ए सी. सी ए और ए सी में फर्क होगा. जरा निकालो ये. कितना कितना होगा? b में से a माइनस करना है, तो 3 माइनस 2 ये हो गया माइनस का i कैप, फिर -1 और माइनस माइनस प्लस तो 3j कैप, और फिर 1 माइनस माइनस 4 तो 1 प्लस 5k कैप. ये वेक्टर ए बी आ गया. वेक्टर बी सी ऐसे निकालेंगे c माइनस बी करके, तो 1 माइनस 2 ये माइनस का i, -3 माइनस माइनस 1 तो माइनस का 2j, और फिर -5 माइनस 1 तो ये हो गया माइनस का 6k कैप. AC वेक्टर तो C माइनस ए, 1 माइनस 3 माइनस का 2i, -3 और माइनस माइनस तो प्लस j कैप, -5 तो ये हो गया -1 k कैप. यहां तक क्लियर? ए बी बी सी और AC वेक्टर. हाँ सर. अब हम निकालते हैं ए बी वेक्टर का मॉडुलस. कितना आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. फिर BC वेक्टर का मॉडुलस -1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, फिर -6 का स्क्वायर. AC वेक्टर का मॉडुलस ये होगा -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1, ये आ गया 6, ये आ गया 36 और 5 √41, और ये आ गया 25 और 1 26 और 9 35. अब देखो यहां पे चेक करो, AB का स्क्वायर कितना होगा? 35. AC का स्क्वायर कितना होगा? 6, एंड वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हो गया 41, एज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. सो कौन सा एंगल 90 होगा? एंगल A 90 डिग्री, एंड ABC आर vertices of right angled triangle. ये हो गया प्रूफ. 17 क्लियर? यस सर. कॉपी कर लो. आज हम यहीं पे रखेंगे इस क्लास को. अगली क्लास पे हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, और स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पहले करेंगे. ये कॉपी करके जा सकते हो.